अब सुना ध्यान से, अब स्टेटस निकालना तो हमने सीख लिया, मतलब सेक्शन 6 हमारा पूरा खत्म हो चुका है कि स्टेटस कैसे निकालना है, आरओआर कब बनेंगे, आरएनओआर कब बनेंगे, एनआर कब बनेंगे, ये सारी बातें हमने सीख ली। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब हम आरओआर बन जाते हैं या जब हम आरएनओआर बन जाते हैं या जब हम एनआर बन जाते हैं तो हमारे हाथ में मैक्सिमम टैक्सेबिलिटी कितनी होगी, अब बस ये देखने जाना है जी। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 5, ठीक है जी, कि अगर मैं आरओआर बनूंगा तो मेरे हाथ में टैक्सेबिलिटी क्या है, अगर मैं आरएनओआर बनूंगा तो मेरे हाथ में टैक्सेबिलिटी क्या है, अगर मैं एनआर बनूंगा तो मेरे हाथ में टैक्सेबिलिटी क्या है। मैं चाहता हूं ये मैं ना बताऊं, ये आप मुझे बताओ, ठीक है। ये सेक्शन आप खुद बनाने की कोशिश करो और मेरे को उम्मीद है कि आप पूरा बना सकते हो जी। मैं सिर्फ आपको ना केस बताऊंगा, आप मुझे आंसर देना। 3 पर्सन अभी तक हमने सीखे हैं, आर और आरओआर, या फिर यहां पे क्या आएगा आरएनओआर, या वो क्या आएगा एनआर, यही तो होगा ना। अच्छा कोई बता सकता है मैंने R/आरओआर क्यों लिखा है? क्योंकि जो लोग आरओआर नहीं बनते, जिसमें 2 कैटेगरी होती हैं, तो वो भी इसमें आ गया ना भाई। जो लोग आरओआर बनते हैं वो तो यहां पे आ गए, बट जो आरओआर नहीं बनते, आर या एनआर बनेंगे, तो आर और एनआर वो कैटेगरी होगी ना उसकी। भाई इंडिविजुअल और एचयूएफ ही तो आरओआर आरएनओआर बनते हैं ना, उसको छोड़ के 2 ही तो होंगे, या तो वो आर या वो एनआर। तो R/आरओआर यहां पे है, आरएनओआर सेकंड कैटेगरी में, और थर्ड कैटेगरी के अंदर वो एनआर है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, आप मुझे आंसर देना। सेक्शन 5 को बनाने की कोशिश करते हैं। इनकम अराइज इन इंडिया, इनकम अराइज इन इंडिया, आपने इनकम इंडिया में कमाई है जी। बस मुझे ये बता दो, अगर आपने इनकम इंडिया में कमाई है तो इनमें से किसके हाथ में टैक्सेबल करूं? अगर मैंने पैसा इंडिया में कमाया तो क्या वो आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, आरएनओआर के हाथ में, एनआर के हाथ में? यस सर, कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए भाई। जब पैसा आपने इंडिया में कमाया तो सबको टैक्स देना पड़ेगा ना, चाहे वो कोई भी हो। भाई एक फिरंगी कहता रही मैं यहां पे टैक्स पे नहीं करूंगा, गवर्नमेंट कह रही हेलो भाई, जब तूने पैसा इंडिया में कमाया है तो तू टैक्स कैसे नहीं पे करेगा? भाई अगर किसी ने पैसा इंडिया में कमाया ना तो वो टैक्स पे करेगा ही करेगा। तो इनकम अराइज इन इंडिया सबके हाथ में टैक्सेबल। अगला क्वेश्चन है इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। नहीं यारी बात समझ, इनकम अराइज इन इंडिया सबके हाथ में टैक्सेबल, इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, सोच समझ के आंसर देना चाहिए। इनकम अराइज इन इंडिया, सर मैं सही बता रहा हूं, एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं ना, बच्चा गलती करके आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, और रटना नहीं है, लॉजिक समझना, लॉजिक। इनकम अराइज इन इंडिया, पैसा इंडिया में कमाया, सबके हाथ में टैक्सेबल, सबके हाथ में टैक्सेबल। अच्छा इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, पहले मुझे बताओ डीम्ड का मतलब क्या होता है? मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि ये इनकम इंडिया में कमाई है जी। और सोचना, जब मान लिया गया कि ये इनकम इंडिया में ही कमाई है तो क्या वो सबके हाथ में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है, तो यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि अगर मैं एक्चुअल इंडिया में कमाता हूं फिर तो भाई साहब कोई डाउट ही नहीं है, टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मैं एक्चुअल नहीं कमा रहा बट गवर्नमेंट कह रही है कि, अच्छा कुछ है, अच्छा मेरे को लगा इधर, गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर मैं एक्चुअल नहीं कमा रहा बट माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा वो इंडिया में कमा रहा हूं, तो अगर डीम्ड अराइज भी है तो अपने आप बोल दो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? यस होगी। ये केस भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, आपने पैसा कहीं बाहर कमाया बट इंडिया में रिसीव किया, तो क्या वो टैक्सेबल होगा नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, अगर आपने ऐसे पैसा अपने इंडिया में रिसीव किया है तो आप किसी भी कैटेगरी में करो, फर्क क्या पड़ता है? तो गवर्नमेंट कह रही टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। अच्छा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, ये पैसा इंडिया में रिसीव की है, तो सबके हाथ में होगा नहीं होगा? यस होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो 2 पॉइंट और क्लियर हो गए
कि अगर हम एक्चुअल रिसीव करके चल रहे हैं तब तो कोई क्लेश ही नहीं है, अगर हम डीम्ड रिसीव में भी कवर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट कह रही क्लेश है, हम खत्म कर देते हैं कि अब कोई क्लेश नहीं है। भाई क्लेश तुम्हारी तरफ से है ना, हमने खत्म कर दिया कि अब डीम्ड है। और डीम्ड क्या कोई क्लेश होता है? अगर कोई बच्चा लॉजिक पूछे तो डीम्ड का कोई लॉजिक नहीं है। डीम्ड क्या है? जबरदस्ती है। सर डीम्ड वर्ड आता ही कहां है कि जो चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसको लेकर आने के लिए ना। तो गवर्नमेंट ने कहा जी अगर वो डीम्ड रिसीव्ड है तो भी वो टैक्सेबल है। 4 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। आप दोबारा से मुझे आंसर दोगे। अराइज इन इंडिया, ROR सर टैक्सेबल टैक्सेबल बोलना आप जी। अराइज इन इंडिया, ROR, RNOR, अनार, डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, ROR, RNOR, अनार, received in India, ROR, RNOR, NR, deemed to be received in India, ROR, RNOR, NR। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब क्वेश्चन ये है इनकम अराइज इन आउटसाइड इंडिया एंड इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया। नहीं, वो तो पहले ऊपर आ चुका है। इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया एंड अराइज आउटसाइड इंडिया तो है, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया है। रुको रुको, थांबा थांबा 2 मिनट, थांबा 2 मिनट। पैसा कमाया कहां है जी? रिसीव कहां की है? ROR में टैक्सेबल होगा नहीं होगा? यस होगा। गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब तू हमसे छूट के नहीं जा सकता। सुनो 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 सुनो, पहले सुनो। गवर्नमेंट ये बात करिए कि तू हमसे छूट के बाहर नहीं जा सकता। तू तो ROR है, तेरे ऊपर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। तू वर्ल्ड में कहीं भी घूम, कहीं पैसा कमा, इंडिया में टैक्सेबल है। आपके दिमाग में यही तो प्रॉब्लम है, डबल टैक्स। उसको छोड़ दो। मैंने पहले भी कहा था अगर आपके दिमाग में क्या, आपके सोच के बोलना, आपको क्यों अनकंफर्ट फील हो रहा है टैक्सेबल करने में? मतलब क्यों अनकंफर्ट? रीजन क्या है? रीजन एक ही तो है ना कि सर इस इनकम पे वो यहां टैक्स पे करेगा तो और बाहर भी पे करेगा। ये तो प्रॉब्लम है ना। गवर्नमेंट करी वो हम दूर कर देंगे, वो हम दूर कर देंगे। भाई आपको ये प्रॉब्लम है कि सर अगर वो ROR है और बाहर कमाई हुई इनकम पर वो इंडिया में टैक्स पे करेगा तो बाहर वाली गवर्नमेंट भी तो लेगी। तो अगर बाहर वाली गवर्नमेंट भी लेगी, इंडिया वाली गवर्नमेंट भी लेगी, ये तो जबरदस्ती है सर। भाई 2 बार टैक्स लग गया, मैं नहीं खेलूंगा यहां तो गवर्नमेंट कह रही तू नहीं खेलेगा ना, हम तो खेलेंगे। भाई तू खेलने को नहीं कह रहा, भाई मैं नहीं खेलूंगा, भाई हम तो सही खेलेंगे। रीजन ध्यान सुना, गवर्नमेंट कह रही कि अगर तू ROR बन चुका है तेरे ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है और वो तेरी इनकम यहां पे टैक्सेबल होगी। तो तुझे ये प्रॉब्लम है कि डबल टैक्स है, तो टेंशन मत ले। हमारे आज कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बने होते हैं, तो उस DTAA में जो भी लिखा होगा उसके बेस पर तुझे रिलीफ मिल जाएगा। अब तुझे इंडिया में पे करना है, बाहर पे नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। बाहर पे करना है, इंडिया में पे नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, वो भी देख लेंगे। मतलब कहां तुझे बेनिफिट मिलेगा वो सारी की सारी बातें DTAA के अंदर लिखी होंगी। बट वो DTAA अगेन कहां पे है? CA फाइनल में, हमारे इंटर लेवल में नहीं है। हमारे इंटर लेवल पे बस यहीं तक ध्यान देना है जी कि यहां तक ये इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, ये होगी टैक्सेबल, बस ये बात ध्यान देना जी। ये क्लियर है जी? अच्छा अब आ जाते हैं जी, पैसा कमाया कहां पे? लास्ट वाले पॉइंट में, बाहर। पैसा कमाया कहां है? बाहर। रिसीव कहां की है? ROR में टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल? अनार में बताओ जी, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल? सोच के बोला, बाहर का रहने वाला अगर बाहर ही पैसे कमाएगा और बाहर ही रिसीव करेगा तो क्या इंडिया कोई इतनी बड़ी सुपर पावर है कि उठ के बाहर भाग जाएगा? भाई सोच रहा, एक पर्सन है, बाहर रहता है, बाहर कमा रहा है, बाहर रिसीव कर रहा है, तो गवर्नमेंट ये थोड़ा बोलेगी ला इंडिया में टैक्स ला। वो बोलेगा भाई क्या मतलब है ये? भाई मैं बाहर का रहने वाला, बाहर पैसे कमा रहा हूं, बाहर रिसीव कर रहा हूं, इंडिया से कोई लिंक ही नहीं है, तो मैं इंडिया में क्यों टैक्स पे करूं? तो गवर्नमेंट ने कहा जी क्रॉस है जी। अब मेन मुद्दा है बस इसका, इस केस में क्या होगा जी? चलो मैं आपसे पूछता हूं जी, बाहर कमाई इनकम और बाहर रिसीव की,
इनकम बाहर कमाई, बाहर रिसीव की, आपने कहा जी आरओआर में टैक्सेबल और एनआर में नॉन टैक्सेबल, ये बात तो क्लियर हो गई। आर एनओआर का बताओ जी, टैक्सेबल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए जी? जो ये कह रहे हैं यस होनी चाहिए, कोई बात नहीं, गलती करेंगे तो क्लास में करेंगे, पेपर बहुत दूर है, चलो जी। और जो ये कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए जी, हैं मतलब दो तीन चार हीरे हमारी क्लास में हैं, मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं होनी चाहिए। तो मतलब आपने कहा कि सर होनी चाहिए, कुछ बच्चों ने कहा नहीं होनी चाहिए। अब मेरा दोनों से एक क्वेश्चन है, अगर आपने कहा कि सर ये टैक्सेबल होनी चाहिए, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरओआर एंड आरएनओआर? टैक्स रेट दोनों में सेम है, कैसी बेकार की बातें करो, चैप्टर 1 हमारा हो चुका है जी। रेजिडेंट वाले केस में टैक्स रेट सेम है, रेजिडेंट चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो। सर मैंने उसमें 7-8 लेक्चर लगाए हैं, ऐसे मत बोलो। मैंने कहा वहां कैटेगरी बनाई आरओआर आरएनओआर की, मैंने यही तो कहा रेजिडेंट, तो रेजिडेंट के रेट तो सेम है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। अब अगर आपने कहा कि सर यहां टैक्सेबल होनी चाहिए, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरओआर एंड आरएनओआर? और अगर आप कह रहे हो नहीं होनी चाहिए, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआर और आरएनओआर? तो मतलब कुछ तो है, मैं आपको यही फील करवाना चाह रहा हूं कि कुछ तो है। और सही बताऊं, इसी इनकम के लिए थर्ड कैटेगरी बनी है, नहीं तो थर्ड कैटेगरी बनती नहीं। आप चेक कर लो, सब कुछ बराबर चल रहा है, आप चेक करो सब कुछ बराबर चल रहा है। सर ये सब में टैक्सेबल, ये सब में टैक्सेबल, ये सब में टैक्सेबल, ये सब में टैक्सेबल, तो पंगा तो इस इनकम का ही तो है। अब अगर ये इनकम भी आप सेम कर देते, फिर गवर्नमेंट दो कैटेगरी बनाती, आरओआर और एनआर बस। और अगर आप कहते नहीं है तो भी दो कैटेगरी बन रही है, मतलब कुछ तो है। मतलब कुछ तो है का मतलब कि ये वाला केस ऐसा है कि जो आर एनओआर में कभी टैक्सेबल होगा और कभी नहीं होगा, वो चेक करना पड़ेगा कुछ। और वो क्या चेक करना पड़ेगा, अब सुनो जी। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक कि अगर कोई इनकम इंडिया से बाहर कमाई है, अगर कोई इनकम इंडिया से बाहर कमाई है, वो आर एनओआर के हाथ में सिर्फ तभी टैक्सेबल होगी अगर उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है। मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर कोई इनकम इंडिया से बाहर डिराइव की है, इंडिया से बाहर कमाई है, वो आर एनओआर के हाथ में सिर्फ तभी टैक्सेबल होगी अगर उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है, नहीं तो नहीं होगी जी। और याद करो, ऐसी बात हमने पहले भी कहीं पढ़ी है, याद आ रहा है कुछ आपको? जब मैंने कल आपको वो 15 लाख रुपए की लिमिट कैलकुलेट करने की बात चल रही थी, तो वहां पर मैंने कहा था कि 15 लाख रुपए की लिमिट में ये इनकम काउंट करेंगे जो इनकम बाहर कमाई है, जिसका कंट्रोल इंडिया से है, और ये इनकम काउंट करेंगे जो इनकम बाहर कमाई है जिसका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही विवेक, अगर इसने इनकम बाहर कमाई, सुनना जी प्लीज, बातचीत नहीं यहां पे, अगर इनकम बाहर कमाई तो अनार के हाथ में तो कभी भी टैक्सेबल नहीं है। अनार के हाथ में नहीं है, चाहे बिजनेस कंट्रोल इंडिया में हो चाहे प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो। मेन फर्क पड़ेगा आर एनओआर के हाथ में। अब आर एनओआर के हाथ में वो इनकम तब टैक्सेबल होगी अगर उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है। तो मुझे इतनी सी बात का आंसर दे देना बस। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक इनकम इंडिया से बाहर कमाई 1 लाख रुपए की, इंडिया से बाहर रिसीव की है 1 लाख रुपए की, बट 30,000 रुपए की इनकम का कंट्रोल इंडिया से है, तो आरओआर में कितनी टैक्सेबल करोगे? पूरे 1 लाख रुपए, पूरे 1 लाख रुपए। आरओआर में कोई रायत नहीं है सर, जो कंसेशन दिया गया वो आर एनओआर को दिया गया। अब 1 लाख रुपए कमाई बाहर, 1 लाख रिसीव बाहर की है, उसका 30,000 रुपए की इनकम का कंट्रोल इंडिया से है, तो आरओआर में 1 लाख, आर एनओआर में 30,000 और एनआर में 0, एनआर में 0। तो मतलब बस यही फर्क है। आर एनओआर की कैटेगरी इसीलिए बनाई गई है, सिर्फ अगर कोई इनकम बाहर कमाते हो या बाहर रिसीव करते हो, उसको भी हम इंडिया में टैक्सेबल कर सकते हैं। बस ये देख लेना उसका बिजनेस कंट्रोल कहां है या प्रोफेशन कहां सेटअप है। अगर वो इंडिया में आ रहा है तो आर एनओआर में टैक्सेबिलिटी करनी है, नहीं आ रहा है तो टैक्सेबिलिटी नहीं करनी। अब बच्चा कह रहे सर अगर क्वेश्चन साइलेंट तो क्या करेंगे? अब सोच के बोलना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो क्या हम ये एज्यूम करेंगे उसका कंट्रोल इंडिया में है? आंसर इज नो। जब तक वो स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा तब तक एज्यूम नहीं करेंगे। उसने कहा पैसा बाहर कमाया, बाहर रिसीव किया, हम क्यों एज्यूम करें? हम एज्यूम करने वाले कौन होते हैं?
भाई यहां अगर वो स्पेसिफिकली कह देगा कंट्रोल इंडिया में है तो आर एन आर को देख लेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे जी। ठीक है, अब बताओ। नहीं 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 नहीं, जब मैं सेक्शन 9 कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा डीम्ड अराइज किसे कहते हैं। ठीक है, अभी जब सेक्शन 9 कर लोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि जब कंट्रोल इंडिया में तो डीम टू बी अराइज इन इंडिया है, आंसर इज नो। वहां पे सेक्शन 9 में ना कंट्रोल वर्ड है ही नहीं, वहां पे कनेक्शन वर्ड है कि अगर इनकम बाहर कमाई उसका कनेक्शन अगर इंडिया से है तब डीम टू बी अराइज मानेंगे, और कनेक्शन इंडिया में कब मानते हैं वो वहां पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल और कनेक्शन में कंफ्यूज मत होना, कंट्रोल एक अलग वर्ड है, कनेक्शन एक अलग वर्ड है जी। ठीक है जी, चलो अब एक वापिस आओ जी मेरे को दोबारा से, लास्ट टाइम बता दो जी, बस लास्ट टाइम बता दो। सेक्शन 5 पैक हो गया जी हमारा। अब मुझे आंसर दो फटाफट से। अराइज इन इंडिया, आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर, डीम टू बी अराइज इन इंडिया, आर ओ आर, आर एन ओ आर, अनार, रिसीव्ड इन इंडिया, आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, आर ओ आर, आर एन ओ आर, अनार, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, आर ओ आर, एन आर। हाँ देखो रटने वाले बच्चे देखो मैंने एन आर बोला, एन आर। हाँ बच्चा फ्लो, बच्चा कह रहा है आर एन ओ आर आएगा, आर एन आर बीच में, एन आर नॉन टैक्सेबल, आर एन ओ आर टैक्सेबल ओनली इफ, टैक्सेबल ओनली इफ, टैक्सेबल ओनली इफ, टैक्सेबल ओनली इफ, टैक्सेबल ओनली इफ बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ठीक है, तो सिर्फ तभी टैक्सेबल करनी है अगर बिजनेस का कंट्रोल या अगर प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तभी हम टैक्सेबल करेंगे, नहीं तो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे जी। ठीक है, अच्छा अब सुनना, कुछ बातें मेरी और भी हैं। अब एक बात मुझे बताओ जी, कॉपी नहीं बंद करने के बच्चे कॉपी बंद कर रहे हैं चलो भाई चलो चलते इधर देखो ध्यान से नहीं। अब एक बात मुझे बताओ जी, इनकम इंडिया में कमाई या इंडिया से बाहर कमाई, कोई बता सकता किसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा? मतलब इनकम कहीं भी कमाओ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उस इंसान के लिए, आर ओ आर। तो क्या ये क्लियर कर सकते हो सबसे ज्यादा टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में हो रही है? उसके बाद एन आर, उसके बाद एन आर पकड़ लिया आपने, आर एन ओ आर, उसके बाद दोबारा से सबसे पहली कैटेगरी, उसके बाद सबसे कम टैक्सेबिलिटी, फिर सबसे ज्यादा, सबसे कम एन आर, बीच में ये क्लियर हो गया ना? ओह माय गॉड मजा आ गया। ठीक है, तो सबसे मेन आर ओ आर, उसके बाद फिर आर एन ओ आर, और देन फिर एन आर के हाथ में टैक्सेबिलिटी है। ये बात तो क्लियर हो गया। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है। आर ओ आर के हाथ में अगर आप ध्यान से आप चेक करोगे ना तो सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आर ओ आर के हाथ में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है? आंसर इज यस, बट अब कई बच्चे ना ये रट लेते हैं कि आर ओ आर के हाथ में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है तो वो सारी इनकम टैक्सेबल करके आ जाते हैं। सर एक बात में सोच के बताना, एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया ये एग्जम्प्ट होती है सेक्शन 10 में, हम आगे रखे भी देखेंगे। अब अगर एग्रीकल्चर इनकम है इंडिया में अराइज किया तो एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 में। अब जब वो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है, आवाज मार देना जी, जब वो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है तो क्या वो आर ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो। तो एक बात अब मैं लाइन बोलने जा रहा हूं, आर ओ आर के हाथ में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती हैं एग्जम्प्टेड इनकम को छोड़ के। वो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना कि भाई जो इनकम ही एग्जम्प्ट है वो तो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो आर ओ आर के हाथ में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, किसको छोड़ के? एग्जम्प्टेड इनकम छोड़ के। दूसरा, दो केस ऐसे और हैं जो आर ओ आर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते। दो केस ऐसे और हैं जो आर ओ आर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इधर सुना ध्यान से, इधर देखो, एसी चलाना है? नहीं, अच्छा बंद करवाना है। कंबल मंगवा दूं अपना, मतलब एक कंबल मंगवा दूं सबके लिए? अरे अच्छा सो जाओगे, बच्चा कह रहा सो जाएंगे। नहीं, मेरा कई बार मन करता है कि बेड लगवा दूं आपका यहाँ पे, ठीक है, स्लाइडिंग चेयर हो,
ठीक है, साथ में का आपके 2 लोग खड़े हो, कोल्ड ड्रिंक, भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पियोगे आप, भाई कोई दिक्कत ना है आपको पढ़ने में। कई बार मैं सोचता हूँ ऐसा करवा दूं। इधर देखो ध्यान से, हाँ श्रद्धा है आपकी सर, हम तो तैयार हैं। हाँ बेड भी चलेगा, मैं एक ना मेन्यू बना के मेरे को दे देना, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना बनवा लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनवा लेंगे, तोड़ तोड़ देंगे सारा कुछ, उसके अकॉर्डिंग बनवाएंगे। इधर देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से एक बार जी। इनकम अराइज इन इंडिया, सबके हाथ में टैक्सेबल। रिसीव्ड इन इंडिया, सबके हाथ में टैक्सेबल। अराइज आउटसाइड इंडिया, बट कंट्रोल अगर प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है तो इसमें 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 नहीं है। ये तो शॉर्ट फॉर्म है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं जी। सेक्शन 5 है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, यस यस यस, ठीक है जी। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यस यस यस। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, यस यस यस। इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, यस यस यस, वही बात हो रही है जी। उसके बाद इनकम रिसीव्ड और एक्रू आउटसाइड इंडिया बट फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया बट प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है तो आरओआर में यस, आरएनओआर में यस, एनआर में नो। उसके बाद जी ध्यान से पढ़ना, इनकम रिसीव्ड और एक्रू आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया और प्रोफेशन भी इंडिया से बाहर सेटअप है तो सिर्फ आरओआर में ही टैक्सेबल होगी, इन दोनों में टैक्सेबल नहीं होगी। ऑब्वियसली पता ना, अगर कंट्रोल इंडिया में है ना ही प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है तो आरओआर ही टैक्स पे करेगा और कोई टैक्स पे यहां पे नहीं करेगा। अब एक बार आ जाओ जी, इधर देखो, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट समझना है। उससे पहले एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है इंडिया में तो नो नो नो, आपको मैंने बता दिया कि एग्जम्प्टेड इनकम जो है वो किसी के हाथ में नहीं आती। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला पॉइंट है इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। तो ये कह रहे हैं ना तो इसकी इनकम में जुड़ेगी, ना इसकी इनकम में जुड़ेगी, ना ही इसकी इनकम में जुड़ेगी। ऐसा क्यों? आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना चाहिए। एक पर्सन ने मान लो 2020 में इनकम कमाई यूएस में इनकम कमाई और यूएस में ही वो रिसीव की। उसका कोई कंट्रोल इंडिया में नहीं है, कोई कनेक्शन इंडिया में नहीं, कुछ नहीं है जी। मेरे को बस ये बताओ, हाँ जी, मेरे को बस ये बताओ कि अगर किसी पर्सन ने इनकम बाहर कमाई, बाहर रिसीव की, कोई कंट्रोल नहीं, कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं, कुछ नहीं, 2020 में वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो चुकी होगी? नहीं, आरओआर, आरएनओआर या एनआर? आरओआर के हाथ में सर। उसके हाथ में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है ना, कहीं भी कमाओ भाई। अभी तो हमने किया, आप कहीं पर भी कमाओ उसके हाथ में टैक्सेबल है। अच्छा, उसने बाहर कमाई, बाहर रिसीव की, 2021 में उसने वो पैसा इंडिया में भेज दिया। रेमिटेंस का मतलब होता है भेजना। रेमिटेंस मींस रिसीव करना नहीं, रेमिटेंस मींस भेजना। आज सोच के बताना जी, एक पैसा 2020 में कमाया, उस टाइम रिसीव किया और बाद में इंडिया में भेज दिया, तो क्या वो दोबारा से हमारी इनकम में जुड़ेगा? अगर जुड़ेगा तो डबल टैक्स लग जाएगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब 2020 में वो पैसा कमाया होगा तो क्या उस टाइम आरओआर की इनकम में आ चुका होगा या नहीं आ चुका होगा? तो जब वो 21 में इंडिया में भेजेगा तो क्या वो 21 में दोबारा से उसकी इनकम में जोड़ोगे? वही गवर्नमेंट कह रही है नो नो नो। सर एक वर्ड सबसे मेन है, एक वर्ड लेटर ऑन। लेटर ऑन, ये वर्ड सबसे मेन है। इट मींस अगर मैंने पैसा बाहर कमाया, बाहर रिसीव किया, सेम ईयर में इंडिया में रेमिट कर दिया, तो फिर आरओआर में आएगा, क्योंकि ईयर सेम है ना। लेटर ऑन मींस क्या है कि पहले कमाया था, पहले रिसीव किया था, बाद में भेज दिया। तो भाई साहब जब बाद में भेजोगे तो उस साल की इनकम में हम दोबारा क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि वो जब रिसीव किया होगा, एक्रू किया होगा, उस टाइम की इनकम में जुड़ चुका होगा। नहीं आ रही बात समझ? आपने ऊपर एग्जांपल लेके देखो जी। आप यूएस में रहते हो,
या इंडिया में रहते हो आप ROR हो, आप ROR इमेजिन कर पा रहे हो अपने आप को? आप ROR हो, या एग्जाम्पल लक्ष्मी नगर का लूं कि यूएस आ गया ना, यूएस में हम इमेजिन नहीं कर पाते वहां पे क्या होगा, क्या चल रहा होगा। लक्ष्मी नगर तो इमेजिन कर पा रहे हैं, जाएंगे नीचे संतरे के छिलके पड़े होंगे, ये पड़े होंगे, टोफियां पड़ी होंगी, तो इमेजिन कर सकते हैं वो। अच्छा एक बात बताना, यूएस इमेजिन करके चलो, आप ROR हो जी, आपने यूएस में एक इनकम कमाई थी 2 साल पहले और वो इनकम बाहर रिसीव की थी, अब वो इंडिया में रेमिट कर रहे हो, इंडिया में लेके आ रहे हो। तो मेरा बस क्वेश्चन है कि जब 2 साल पहले वो इनकम कमाई थी, उस साल जब आपकी टोटल इनकम निकली होगी, तो क्या वो इनकम आपकी, वो वाली इनकम आपकी इनकम में जुड़ी होगी, नहीं जुड़ी होगी? तो जब वो इंडिया में रेमिट कर रहे हो, तो क्या वो दोबारा से आपकी इनकम में जुड़ेगी? डबल टैक्स लग जाएगा, डबल टैक्स लग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला जी लेटर ऑन रेमिटी टू इंडिया नॉन टैक्सेबल इन ऑल केसेस, नो नो नो। बट अगर यहां पे लिखा होता इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड रेमिटी टू इंडिया, तो फिर ROR में करते, क्योंकि लेटर ऑन वर्ड नहीं है तो वो सेम ईयर रेमिटेंस है, तो ROR में करते। अब मुझे नहीं पता आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही, आपको मेरी बात समझ में आती भी है, वैसे आके बैठ जाते हो, आती है ना, कुछ तो पल्ले पड़ता होगा। तो मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर लेटर ऑन वर्ड है तो हमें टैक्सेबल नहीं करना, क्योंकि पहले टैक्सेबल हो चुका होगा। अगर लेटर ऑन वर्ड नहीं है, ओनली रेमिटेंस वर्ड है, तो फिर हमें टैक्सेबल करना है, क्योंकि वो सेम ईयर में होगा। ये बात क्लियर है? आगे फिर दिया हुआ है जी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट नॉन टैक्सेबल रिलेट टू पास्ट ईयर, ये भी हमें किसी में टैक्सेबल नहीं करने। इसका आंसर भी आप मुझे दोगे। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, नाम से पता लग रहा है पिछले सालों के कुछ ऐसे प्रॉफिट जो टैक्सेबल हुए नहीं थे। क्यों नहीं हुए होंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने छुपा लिए थे, आपने छुपा लिए थे, गवर्नमेंट ने कर दिया धप्पा। आपने छुपा लिए थे, गवर्नमेंट ने कर दिया धप्पा। अब सोच के बोलना, आपने प्रॉफिट छुपाए थे 2019 में, 22 में गवर्नमेंट ने कर दिया धप्पा, कि हमने धप्पा कर दिया। धप्पा मीन समझ गए ना, बचपन में खेलते थे आप, ठीक है? अब धप्पा कर दिया गवर्नमेंट ने, पकड़े गए, इनकम पकड़ी गई इनकम। अब सोच के बोलना, जब वो इनकम पे धप्पा हो गया, तो क्या वो इनकम पहले बताओ 22 की है या 19 की है? तो क्या वो 22 के रेट से टैक्सेबल होगी या 19 के रेट से? तो क्या वो 22 की इनकम में काउंट होंगी, नहीं होगी? वही कह रहे हैं बस। वो ये नहीं कह रहे नॉन टैक्सेबल है सर, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, ये इनकम निकालने का तरीका है, ये टैक्स निकालने की बात नहीं कर रहे। मैंने क्या बोला? ROR की जब इनकम निकालोगे तो उसमें क्या क्या आएगा। अब अगर पिछले सालों के अनटैक्स प्रॉफिट को भी उसकी इनकम में जोड़ दोगे इस साल की, तो फिर वो तो इस साल के रेट से ही टैक्सेबल हो जाएंगे। तो क्या वो हमें इस साल के रेट से करनी है, उस साल के रेट से? तो गवर्नमेंट ने बोला हम ये नहीं कह रहे वो नॉन टैक्सेबल है, टैक्सेबल हैं, बट वो उस साल के रेट से हैं, वो तुम्हारी करंट ईयर की इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे। तो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ना इसके हाथ में ऐड होंगे, ना इसके हाथ में, ना इसके हाथ में। बस ये बात ध्यान दो। ये बच्चे ने दोबारा से पॉइंट सेम लिख दिया जी, ठीक है? बस 3 पॉइंट ध्यान देना जी, बाकी सब बच्चों वाले हैं। 3 पॉइंट मेन है। एग्जम्प्टेड इनकम किसी के हाथ में नहीं आएगी। इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, किसी के हाथ में नहीं आएगी। और पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट भी किसी के हाथ में नहीं आएंगे। बस ये बात ध्यान दो। इनको छोड़ के ROR के हाथ में सारी इनकम आती है, NOR के हाथ में आपको बता दिया मैंने क्या आता है, NR के हाथ में भी आपको बता दिया जी। हाँ मेनली ROR के लिए। कहाँ पे बच्चा? हाँ NR है तो भी नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि कंट्रोल वर्ड जो हमें चेक करना है NOR के लिए चेक करना है, NR के लिए हमें कनेक्शन वर्ड चेक करना है। जब मैं सेक्शन 9 के अंदर आऊंगा ना, तो वहां बताऊंगा अगर कनेक्शन अगर इंडिया में होगा तब NR इंडिया में टैक्स पे करेगा, और वो कनेक्शन डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 9 के अंदर जी, ठीक है? अब मेरे को ये क्लियर करो, आपने अभी तक समझ तो लिया। अब नेक्स्ट क्लास में इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? कि हाँ भाई टोटल इनकम निकालनी सीखेंगे। अभी तो हमने ये देख लिया कि क्या क्या आता है, अब ये देखने से काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। किस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे आपको दिखाऊं? किस तरह के बनेंगे 1 मिनट दिखा देता हूं, बस 1 सेकंड लगेगा। आप एक बार आ जाओ, पेज नंबर बुक में क्वेश्चन दिए होंगे लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में दिए होंगे जी, चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आओ जी, पेज नंबर 74-5 पास्ट ईयर क्वेश्चन दिए हुए जी,
पास्ट ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन दिए हुए जी। और जिन बच्चों के पास पुरानी बुक थी मैंने उनकी बुक डिस्पैच करवा दी है नई वाली जी, जो आपने मुझे मैसेज किया था लाइव वाले बच्चों ने। एक बार आप आना जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, हाँ कोई बात नहीं, डिसाइड कर लो। अच्छा अच्छा, नहीं है, चलो। एनआर में टैक्सेबल क्यों नहीं है? आप बताओ, एक बात बताओ, जो पैसा बाहर कमाया और बाहर ही रिसीव किया तो वो तो वैसे ही आरएनओआर में आता ही नहीं है। वो कब आता है? जब बिजनेस कंट्रोल हो, सिर्फ तभी तो आता है। और एनआर में तो वो वैसे ही नहीं आता। तो मेन तो हमें लड़ाई इसकी है कि इसके हाथ में क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके हाथ में तो वैसे ही नहीं आता ना, और जब उसके हाथ में वैसे ही नहीं आता तो लड़ाई उसकी है ही नहीं। मेन है आरओआर में क्यों नहीं किया। तो गवर्नमेंट के लिए इसलिए नहीं किया क्योंकि जब उसने कमाया होगा उस साल उसकी इनकम में जुड़ चुका होगा, तो वो इंडिया में रेमिटोर है तो दोबारा क्यों जोड़ेंगे? नहीं आया समझ? हाँ तो नहीं आया ना, तो पहले तो डाउट ही नहीं था आपका। इधर देखो ध्यान से, पहले मेरे को ये बताओ, पैसा बाहर कमाया, बाहर रिसीव किया, क्या एनआर के हाथ में टैक्सेबल करते हैं? नहीं करते। आरएनओआर में करते हैं। कब करते हैं? बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो। आरओआर में करते हैं? आरओआर में तो सारी इनकम जुड़ती है। अब मेरा क्वेश्चन है, आरओआर है या आरएनओआर है या एनआर है, कोई भी है, उसने एक पैसा 2018 में बाहर कमाया था, 2-3 साल पहले कमाया था, उस साल रिसीव किया था, इस साल वो इंडिया में रेमिट कर रहा है, तो क्या जब वो 18 में कमाया होगा उस साल की इनकम में क्या वो आरओआर की इनकम में जुड़ चुका होगा? नहीं जुड़ चुका होगा? जुड़ चुका होगा। तो जब मैं पैसा आज उसको लेके आ रहा हूं इंडिया में, तो क्या दोबारा से उसको इनकम में जोड़ूं? नहीं ना, तो बस वही तो लिखा है यहां पे, नो। आप बताओ ना, आप मुझे बताओ, जो पैसा बाहर कमाया, बाहर रिसीव किया, उसका कंट्रोल भी इंडिया में नहीं है, तो आरएनओआर में क्यों करोगे? अभी तो आपने खुद कहा ना कि तब करते हैं जब कंट्रोल इंडिया में हो, और अभी मैं क्या कह रहा हूं कि बाहर कमाया, बाहर रिसीव किया, कंट्रोल भी इंडिया में नहीं है, तो वो तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि तभी तो करोगे जब कंट्रोल इंडिया में होगा। जब कंट्रोल ही नहीं है तो आरएनओआर को क्यों लेके आना बीच में? हाँ, अगर आप ये कहते कि कंट्रोल इंडिया में है, अगर कंट्रोल इंडिया में होता तो भी तो उस साल की इनकम में जुड़ चुका होता, उसकी उस साल जुड़ चुका होता ना, और अब वो आ रहा है तो भी हम क्यों जोड़ेंगे? ठीक है नहीं, चलो एक बार आप आ जाओ जी, मैं आपको दिखा रहा हूं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बस एक बार, बस 2 मिनट देख लो जी। क्वेश्चन 2 का पहला पॉइंट पढ़ लो जी बस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन। ओ माय गॉड, हाँ जी, ओ माय गॉड, बचगर हाय राम। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन, अब सोच के बोलना, पैसा कमाया कहां है जी? बाहर, लंदन में प्रॉपर्टी है, तो इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया में रिसीव की है, तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल। एक बार आंसर देख लो, देखो 60 60 60, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो कल हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं, मतलब जिसमें मैं इनकम दे दूंगा, तीनों कैटेगरी दे दूंगा, आपको बोलूंगा चलो अब इसकी टोटल इनकम निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ताकि कल के लिए हम तैयार हो जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ के आ सकते हो जी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के आ सकते हो, उससे आप फैमिलियर हो जाओगे कि कल हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, अब आपने एक काम और करना है जी। नहीं नहीं, नोटिंग जो करनी है वो मैं आपको दे रहा हूं। पेज नंबर 73 है, लिखा हुआ है क्रक्स ऑफ सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9। जो लाइव वाले बच्चे हैं एक बार चेक करेंगे, मेरे ख्याल से मे भी आपके 67 या 68 पेज पे होगा। क्रक्स ऑफ, पेज नंबर 73 आपकी बुक में, क्रक्स ऑफ सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9 दिख रहे हैं ना? ये टेबल आपने उतार के आनी है, ये टेबल आपने उतार के आनी है। उसकी हेडिंग मैं आपको लिखवा रहा हूं, हेडिंग क्या लिखनी है आपने, बस एक ही टेबल आई, हेडिंग लिखनी है सेक्शन 5 लिंक विद सेक्शन 9 स्कोप ऑफ
टोटल इनकम, ये हेडिंग डाल के बस यहां पे पर्टिकुलर, वो ROR, RNOR, NR, ये 3 कैटेगरी बना के वो टेबल आपने बना के आनी है जी। ठीक है जी, तो आपका होमवर्क है, ये टेबल आपने घर से बना के आनी है, सिर्फ फर्स्ट वाली टेबल आपने घर से बना के आनी है, और पास्ट ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 आपने घर से देख के आना है जी। ठीक है, और बस अगर टाइम लगे तो क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेना, वो हमारा हो चुका है। अगर टाइम लगे तो आप 3 भी देख लेना, 4 भी देख लेना। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, जितने आप देख पाओ जी। पेज नंबर 70 पे आयुष कह रहे हैं। ठीक है जी, चलो तो एक बार आपने बस ये करके आना है, बाकी मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय जी।